गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, और हमने ये भी देखा था कि जो सॉलिड की सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये वाला फैक्टर जो है यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा। जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है इन ए लिक्विड, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे हम बात करेंगे कि मैनी गैसेस डिजोल्व इन वाटर बट टू ए डिफरेंट एक्सटेंट, यानी कि अगर हम एक कॉमन सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें डिफरेंट गैसेस को डिजोल्व करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व्ड फॉर डिफरेंट गैसेस विल बी डिफरेंट। तो ये जो गैसेस का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर हम वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस के अमाउंट को देखेंगे तो इट विल बी लेस, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की अगर सोल्युबिलिटी देखेंगे तो इट विल बी हाई। जो ऑक्सीजन ऑल एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करती है वो डिजोल्व होती है ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, वेयर एज द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर इन दो डिफरेंट गैसेस की सोल्युबिलिटी अलग अलग अमाउंट में है। तो ये किस पे डिपेंड करी, क्योंकि इन दो गैसेस का नेचर अलग अलग है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस। अगर हम सॉल्वेंट अलग अलग लेंगे, सेम गैस लेंगे, तब भी वेरी कर सकती है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड है, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस एज वेल एज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इन विच वी डिजोल्व द गैसेस। सेकेंड जो फैक्टर आता है कि हमारी जो गैसेस की सोल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो दैट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम समझेंगे इस फिगर से कि मान लो यहाँ पे ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें ये दो फेज दिखाया है। नीचे है सॉल्यूशन फेज जिसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स डिजोल्व, और इसके ऊपर है ये गैसियस फेज। यहाँ पे ये पिस्टन वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ अमाउंट में जो आपके गैस पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन फेज। अगर हम कहें कि इफ ए स्टेज इज रीच्ड एट विच डायनामिक इक्विलिब्रियम इज देयर, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जितने गैसियस पार्टिकल्स गैसियस फेज से सॉल्यूशन फेज में आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कमिंग आउट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज टू गैसियस फेज। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब अगर हम इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दें, ये गैसियस प्रेशर इंक्रीज कर दें सॉल्यूशन फेज पे, तब क्या होगा। अगर मान लो हमने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, अब हम यूं कह सकते हैं कि हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। पहले मान लो W1 था, नाउ इट इज W1 प्लस P। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे फिगर 1.1A को हम ये मान सकते हैं और 1.1B को ये मान सकते हैं। तो जो 1.1B में क्या किया हमने कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया बाय कंप्रेसिंग द गैस। तो अब गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो एक गिवन वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा होंगे। तो अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन फेज विल इंक्रीज। अब इससे क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे, ये सॉल्यूशन का सरफेस है, यहाँ पे ये गैसेस पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन के सरफेस से स्ट्राइक करेंगे दैट विल आल्सो इंक्रीज। तो सोल्युबिलिटी जो है गैस की सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होती जाएगी जब तक कि एक नया इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेनरी साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया था
बिटवीन द प्रेशर एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सोलवेंट। कौन सा प्रेशर? ये वाला प्रेशर जो हम गैसियस प्रेशर इस सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जो गैस हमारी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होगी उस गैस का क्या प्रेशर है और कितने अमाउंट में हमारी गैस डिजोल्व होगी। तो ये जो रिलेशन है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट एंड प्रेशर, इसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन किसने दिया? हेनरी ने दिया सबसे पहले, और इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। यानी कि जितना प्रेशर हम ज्यादा लगाएंगे गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। उसी टाइम पे डोल्टन साहब भी कुछ इस तरीके का काम कर रहे थे। तो ही कंक्लूडेड, किसने? डोल्टन कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्यूशन इज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो दोनों की बातें सेम ही हुई। अब ये बोल रहा है कि मान लो जो गैस हमारी सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो रही है उस अमाउंट को अगर हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में मेजर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन है ये प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो हमारा गैस का गैसीय स्टेट में वेपर फेज में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब यहां पे जैसे हमने दो चीजें देखी, एक है P और एक है X। P हमारा है पार्शियल प्रेशर गैस का और X है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो अगर हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पे ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन होगी, और y हमारा क्या हो जाएगा? P जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है जिसको हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, और x हमारा क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हुई है, इसको हम x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। तो m हमारा क्या बचा? m इज द स्लोप। तो ये y इज इक्वल टू mx कैसा स्लोप आता है? लीनियर स्लोप आता है, दैट वी कैन सी। तो m हमारा यहाँ पे क्या हुआ? हेनरीज कांस्टेंट। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, y इज इक्वल टू mx टाइप इक्वेशन है। यहाँ पे जब हम P वर्सेस X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक लीनियर प्लॉट आएगा जिसका स्लोप जो है, स्लोप क्या होगा इसका? m, और स्लोप हमारा होगा हेनरीज कांस्टेंट। तो ये हमने ये देखा। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हम देखेंगे कि डिफरेंट गैसेस की pH वैल्यू। यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर द वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? मान लो हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पे हम टेम्परेचर लेते हैं 293 केल्विन, केवल इसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये टेम्परेचर यहाँ दिया है 293 केल्विन। तो हीलियम के लिए वैल्यू है 144, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू है सेम टेम्परेचर पे 69, नाइट्रोजन के लिए 76 और ऑक्सीजन के लिए 34। तो हम क्या देख रहे हैं? सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस जो है दे हैव डिफरेंट KH वैल्यू। तो इट मींस यहाँ पे KH क्या हुआ? KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, क्योंकि हमने टेबल से क्या देखा कि जो डिफरेंट गैसेस हैं दे हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। तो इट मींस KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है। अब यहां से हम एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे हमारी इक्वेशन है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये हमारी हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन है। तो यहाँ पे मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो हमने 100 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर ले लिया। अगर हम KH वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो X वैल्यू क्या होगी? देखो अगर मान लो KH वैल्यू हमने पहले 25 ली तो 25 होगी, तो X वैल्यू, क्योंकि प्रेशर हमारा 100 हम मान के चल रहे हैं, तो X की वैल्यू क्या होगी? इफ KH इज 25 तो X की वैल्यू 4 होगी। अब हमने क्या किया? KH को इंक्रीज कर दिया, KH को इंक्रीज कर दिया 50। इफ KH इज 50 देन X वैल्यू क्या होगी? 2। और X आप ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। अगर हमने KH इंक्रीज कर दिया है 100 तो X वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि तभी इन सब का प्रोडक्ट हमारा इक्वल होगा 100 के। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं?
कि अगर हमने KH वैल्यू इंक्रीज की तो X वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, X वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि KH जहां पे ज्यादा वहां पे गैस की सोल्युबिलिटी कम है। तो द हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इन द लिक्विड। आई होप कि आपको इस इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि सेम गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यू देखते हैं। तो अगर हम KH वैल्यू, जैसे नाइट्रोजन गैस के लिए हम देख रहे हैं कि 293 पे है 76, और अगर नाइट्रोजन गैस की वैल्यू 303 केल्विन पे देखेंगे तो ये 88 है। तो क्या हुआ कि एट हाई टेम्परेचर KH वैल्यू इज हाई। सिमिलरली हम ऑक्सीजन गैस के लिए देखेंगे कि 293 केल्विन पे तो KH वैल्यू है 34 और 303 वैल्यू पे है टेम्परेचर 303 केल्विन पे है 46, KH वैल्यू इज 46। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर KH वैल्यू इज हाई, और KH वैल्यू हमारी हाई होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन KH वैल्यू हाई होगी तो X विल बी लेस, यानी कि जो डिजोल्ड अमाउंट है गैस का वो डिक्रीज हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स रेदर देन इन वार्म वाटर्स। तो सीधी सी बात है, जब हम वार्म वाटर की बात करेंगे मतलब टेम्परेचर हाई और हाई टेम्परेचर होगा तो KH वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे KH वैल्यू हाई, और KH वैल्यू हाई तो अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड गैस इज लेस। तो वार्म वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो अमाउंट ऑफ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन is less in warm water compared to cold water. That's why जो aquatic species हैं they are not comfortable in warm water and they are more comfortable in cold water, क्योंकि cold water में amount of dissolved oxygen will be high. तो यहाँ पे हमने समझा हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट को। अब हम ये देख लेते हैं इस हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है। जो हमारा हेनरीज लॉ है वो अप्लीकेबल है बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर, आप सभी ने देखा होगा कि उनके सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर की अगर हम बात करें तो वहां पे CO2 गैस प्रेजेंट होती है। तो ये CO2 गैस हम कैसे फिल करते हैं, यहाँ पे हम बोतल को सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर ऑफ द गैस, जिसकी वजह से जो CO2 की सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में। पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकंड हम इसका बायोलॉजिकल फिनोमिना समझेंगे, ये हम समझेंगे स्कूबा डाइवर से। हमें पता है कि जब स्कूबा डाइविंग की जाती है तो जो लोग सी के अंदर जाते हैं वो अपने पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, और इस सिलेंडर में प्रेशर, जो गैस का प्रेशर है वो हाई रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं दे मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। अंडर वाटर हाई प्रेशर पे एयर ब्रीथ करते हैं। तो जब हाई प्रेशर पे एयर ब्रीथ करेंगे तो जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनके ब्लड के अंदर जो गैसेस का प्रेशर है वो ज्यादा होगा, और अब जब वो डाइवर्स बाहर आएंगे, व्हेन दीज पीपल, जो सी के अंदर जो डाइवर्स थे, व्हेन दे कम बैक टुवर्ड्स द सरफेस, तो ये प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। और अब जब प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड के अंदर जो डिजोल्व्ड गैसेस थी वो बाहर आएंगी, और बाहर आएंगी तो सम टाइम दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। अब ये बबल्स क्या कर सकते हैं, दे कैन ब्लॉक द कैपिलरीज। कैपिलरीज अगर ब्लॉक हो जाएंगी तो एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है जिसका नाम है बैंड्स, और ये जो बैंड्स होते हैं दे आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो इन बैंड्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि जो स्कूबा डाइविंग तो होती है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्कूबा डाइव में बैंड्स क्यों क्रिएट होंगे, क्योंकि जब जो सिलेंडर है उससे जो डाइवर्स है वो हाई प्रेशर पे गैस को इनहेल कर रहा है, और जब वो वापस सरफेस की तरफ आता है तो जो ब्लड के अंदर हाई प्रेशर वाली गैस थी वो बाहर आएगी। बाहर आएगी तो कुछ नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे, और ये बबल्स जो है ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो गई तो दैट इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स। तो इनको अवॉइड करने के लिए क्या किया है, या फिर ब्लड के अंदर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन के टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या किया है कि जो स्कूबा डाइवर्स
जो टैंक यूज करते हैं, गैसियस टैंक, उसकी एयर को डाइल्यूट किया है विद हीलियम। तो अभी जो इसमें टैंक में जो गैस भरी जाती है वो कौन सा मिक्सचर है? 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये हमने एक बायोलॉजिकल फिनोमिना में हेनरीज लॉ का क्या रोल है वो समझा। एक और देखते हैं हम कि जब हम हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो हमें पता है कि गैसेस प्रेशर कम हो जाता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी ऑब्वियस सी बात है कम होगा। तो एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। तो अब क्या होगा कि मान लो जो पहाड़ पे चढ़ने वाले हैं या ऊंचाई पे जाने वाले हैं, तो वहां पे जो क्लाइंबर्स हैं या पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स हैं, तो वहां पे उनके ब्लड के अंदर, उनकी बॉडी में जो टिश्यूज है उनके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पे कम है। तो दिस लीड्स टू द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। और जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके केस में भी यही होगा। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से क्या होगा? लो ब्लड ऑक्सीजन causes the climbers to become weak। climbers जो वीक हो जाते हैं, they are unable to think clearly, ठीक से सोच नहीं पाते हैं, और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। सो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।